intensity of electric field due to charge plane conductor. अभी तक हमने गॉसेस लॉ को हमने यूज किया और गॉसेस लॉ ये बोलता है कि द टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू एनी सरफेस इज इक्वल टू the one up epsilon 0 times of the total charge inside that surface. यदि कोई सरफेस हमारे पास एस है, टोटल सरफेस, इस पर यदि चार्ज क्यू है, तो इससे रिलेटेड जो टोटल फ्लक्स हमारा है दैट विल बी द क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0. दैट इज द गॉस का थ्योरम हमसे कह रहा है. ये सपोज हमने एक शीट लिया, दिस इज द ए बी सी डी. चार्ज डेंसिटी इसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो ना. चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. सिग्मा मींस द दिस इज द टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, sigma. So if the sigma is the charge density here, so the unit area पर total charge तुम्हारा कितना हो जाएगा, sigma. अब मुझे ये शीट जो है चारों तरफ से इस तरह से इसमें चार्ज है टोटल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. और इलेक्ट्रिक लाइंस जो है इस तरह से दोनों डायरेक्शंस पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरह से दोनों डायरेक्शंस पर होंगे. अब इसके लिए हमने एक एरिया ले लिया है ए. द टोटल एरिया ऑफ दिस इज ए. अब मुझे सपोज इस शीट से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर मुझे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. सिमिलरली लेफ्ट साइड पर भी आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर मुझे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. तो इस पॉइंट पर मैं इतना ही एरिया ले लूं और इस पॉइंट पर भी मैं इतना एरिया ले लूं, क्योंकि हमको गॉस का थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, सरफेस. और इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस. सो गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के लिए, और यहां पर हमने ए एरिया लिया है और फिर हमने आर डिस्टेंस पर जहां पर पॉइंट पी था उस पॉइंट पी पर भी हमने सेम एरिया ए ले लिया. और उसी तरह से पॉइंट यहां पर मैं पी डैश डिनोट कर रहा हूं, यहां पर भी मैंने सेम एरिया ए ले लिया. अब इन सारे एरियाज को मैंने इस तरह से मिलाया तो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हमको मिला जहां पर तीन सरफेसेस हैं. पहला सरफेस तो ये, इसको हमने G1 नाम दे दिया, दैट इज द वन सरफेस. सेकेंड सरफेस दैट इज द G2 और थर्ड ये राउंड का सरफेस दैट इज द G3. इस तरह से इस टोटल सिलेंडर जो हमारा बना इस तरह से हमारा आया. ये G1, ये G2, G1 का डायरेक्शन आएगा ये, G2 एरिया का डायरेक्शन आएगा ये, और ये सारे एरियाज जो आया राउंड शेप पर इस तरह से राउंड जो है थर्ड दैट इज द सरफेस G3. इसलिए टोटल गॉसियन सरफेस विल बी द G1 प्लस G2 प्लस G3. टोटल गॉसियन सरफेस तीन तरह के सरफेस होगा. ये वाला सरफेस एक जिसका डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर इस तरह से, और दूसरा गॉसियन सरफेस ये बना यहाँ पर वाला, ठीक है, और तीसरा गॉसियन सरफेस ये राउंड वाला. यदि इंटेंसिटी मेरी E है, ये इंटेंसिटी इस डायरेक्शन पे ही जा रही है, इंटेंसिटी भी मेरी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इस तरह से ये देखो, और इस डायरेक्शन में ये शीट है इसलिए दोनों बाहर की तरफ E का डायरेक्शन ये हुआ. तो अब मेरा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इस तरह से बन गया. इसका एरिया यहां पर ये है, ये मेन था शीट जहां थी, ये तो इमेजिनरी है G1, ये भी इमेजिनरी है G2, और थर्ड जो है हमारा G3 है. यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने कितना लिया था, सिग्मा, और इसका टोटल एरिया कितना है A. तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस शीट पर, सिग्मा A. तो ये चार्ज की वैल्यूज हो गई, यहां पर चार्ज जो हुआ वो हो जाएगा सिग्मा A. इसका मतलब ये जो गॉसियन सिलेंडर है, इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, सिग्मा A. अब हमारा काम हो जाएगा. गॉस का थ्योरम से यहाँ इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है E, और इस डायरेक्शन में कितनी है, तो ये गॉसियन सरफेस से जो इंटेंसिटी फ्लक्स जा रहा है वो हो जाएगा हमारा, जो हमने
बेसिक जो हमारा फार्मूला है टोटल गॉसियन सरफेस से, दैट इज द ई डॉट डी एस, ठीक। और ये गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है 6a, तो चार्ज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस का थ्योरम कहता है, इसलिए ये बराबर सिग्मा a एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो गॉसियन सरफेस है हमारे पास तीन सरफेसेस है, मतलब ये जो गॉसियन सरफेस पर हमने जो ये फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ये फ्लक्स तीन सरफेसेस से G1 प्लस G2 प्लस G3, ये जो बराबर हो जाएगा G1 G2 एंड G3। पहला वाला सरफेस था ये, इस पर इसका डायरेक्शन है G1 का ये, इस डायरेक्शन पर भी इंटेंसिटी तुम्हारी इसी डायरेक्शन में है, मतलब थीटा इनके बीच का कितना है 0 डिग्री। अब मैंने G1 लिया, P पॉइंट पर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर हमने लिया E डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, हमने इसको एक्सपांशन किया G1 पर, और अब ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 इज इक्वल टू 1, इसीलिए ई डी एस, एरो नहीं लगा देना यहाँ पर, ये इसका एक्सपांशन है, यहाँ पर एरो लगेगा, ये उसका एक्सपांशन हमने किया था, और ये हमने इन दोनों के बीच का, दोनों का डायरेक्शन एक ही था, इसलिए इनके बीच का एंगल कितना था 0 डिग्री, इसलिए cos 0 डिग्री हमने लिया, और दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब इस ये फ्लक्स जो G1 इज इक्वल टू ई डी एस, ई डी एस इज इक्वल टू ई, यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि वो r डिस्टेंस पर था, पॉइंट r डिस्टेंस पर था, इसलिए डी एस। इस सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यूज कितनी होगी कौन बतलाएगा, इसकी वैल्यूज कितनी है, ये कौन सा ये इंटीग्रेशन किसको बतला रहा है, इस एरिया को। अब यदि मैंने यहाँ पर एरिया एक ए एरिया का मैंने कंसीडर किया था ए, तो यही एरिया मैंने आर डिस्टेंस पर भी सेम एरिया मैंने कंसीडर किया था ए, और यहाँ पर भी आर डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड पर मैंने एरिया कंसीडर किया था क्या ए। अब यहाँ पर सिलेंडरिकल शेप लिया, दैट इज द इमेजिनरी सिलेंडर है भाई, ये गॉसियन सरफेस हो गया, क्योंकि तुमको गॉस का थ्योरम अप्लाई करने के लिए तुमको क्या चाहिए, सरफेस चाहिए। बहुत क्लियर मैं बात कर रहा हूँ, इतना क्लियर मैंने बताया, उसके बाद भी यदि तुम लोग के दिमाग में बात नहीं आ रही है, यहाँ पर एक सरफेस ये हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये, इसको मैंने G1 नाम दिया था। हमेशा किसी भी प्लेन का डायरेक्शन क्या होता है उस पर परपेंडिकुलर। अब ये चार्ज शीट है, यहाँ पर मैंने यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है सिग्मा बता रहा हूँ, इसका एरिया कितना है ए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो सिग्मा ए, यही लेके तो पूरा चले हैं, लेकिन एरिया कितना है भैया, एरिया कितना है इसका ए, और इसका भी एरिया कितना है ए, और इसका भी एरिया कितना है ए। अब तीन तरह के सरफेसेस हुए थे, पहला सरफेस ये मैंने ये मान लिया, दूसरा सरफेस ये है, इसका डायरेक्शन इस तरफ जाएगा, तीसरा सरफेस इन सब के डायरेक्शन क्या जाएंगे, अरे ये सिलेंडर का राउंड वाला हिस्सा, ये वाला राउंड वाला हिस्सा, ये इसका डायरेक्शन क्या जाएगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आओ, इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है ये, और इस एरिया का डायरेक्शन क्या है वो भी ये, इनके बीच का एंगल कितना है 0, इसलिए जब मैं G1 पर फ्लक्स कैलकुलेट करूं तो ये G1 पर फ्लक्स जो है ये होगा ना भाई, ये अब इसको एक्सपांशन किए हैं हम, तो G1 ई डी एस कॉस, और इनके बीच का एंगल कितना है, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम, इसलिए 0 डिग्री, cos 0 इज इक्वल टू 1, इसलिए हमने ई डी एस, अब ये ई बाहर निकल गया क्योंकि यहाँ r डिस्टेंस तो फिक्स है, इसलिए यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है फिक्स है कांस्टेंट है, इसलिए बाहर निकल गई। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है G1 किसको बतला रहा है, इस एरिया को बतला रहा है, इस टोटल एरिया को बतला रहा है, इस टोटल एरिया की वैल्यूज कितनी है a, इसलिए इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी a, इसलिए यहां पर देखो ये इसकी वैल्यूज कितनी हो गई a, तो अब मेरा जो फ्लक्स आया G1 से वो आया EA। शीट के इस साइड देखो, P डैश पर देखो, P डैश पर मैंने कितना लिया था G2, इस एरिया का इसका एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, इसलिए अब इससे फ्लक्स जो है GS इज इक्वल टू EDS cos 0 डिग्री सेम, और इज इक्वल टू 1, इसलिए दैट इज द EDS। अब ये जो शीट थी हमारी यहाँ से, ये डिस्टेंस कितना था R डिस्टेंस फिक्स हो गया, मतलब E इज इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट, जब E कांस्टेंट हो गया तो ये यहाँ से बाहर निकल गया भाई DS, और इसकी वैल्यूज कितनी है, इसकी वैल्यूज कितनी है, इसकी वैल्यूज कितनी आएगी, तो ये बराबर क्या है बेटा A, इसलिए अब ये भी हो गया EA, एरो नहीं लगाना यहाँ पे भूले से,
तो ये GH2 की वजह से ये हो गया। अब ये G2 इसकी वजह से कितना EA। अब थर्ड कौन सा है, ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहाँ 20 से मेरा किधर जा रहा है, इधर, और ये इधर, जबकि यहाँ पर ये G3 का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, E के। तो ये G3 परपेंडिकुलर है किसके, इंटेंसिटी के, इसलिए थीटा इज इक्वल टू π/2। इसलिए अब थर्ड जो G3 से जो फ्लक्स है दैट इज द G3 E डॉट ds इज इक्वल टू, ये समझ आया कि नहीं रे, किसी को रे समझ आ गया, सबको नहीं आया है तो पूछो मेरे से। cos π/2 इज इक्वल टू क्या, इसलिए टोटल गॉसियन का जो सरफेस की वजह से जो हमारी वो G1 प्लस G2 प्लस G3, इसकी वैल्यूज कितनी है, इसकी वैल्यूज कितनी है EA, इसकी EA और इसकी वैल्यूज कितनी है G3 पर 0, इसलिए टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA। ये हो गया पहला। दूसरा हमारा गॉस का, ये तो हमारा था, ये हमने कैलकुलेट किया। अब इसका जो इक्वेशन कहता है कि टोटल चार्ज, तो ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था बेटा, ये तो ये बीच जो शीट वाली जगह थी, ये वाली शीट वाली जो जगह थी, यहाँ पर इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, यूनिट एरिया पर सिग्मा था, इसका एरिया इतना था, तो टोटल चार्ज हमारा सिग्मा ए था। तो अब ये गॉस का थ्योरम के हिसाब से जो सरफेस, टोटल सरफेस पर हमारा जो फ्लक्स आएगा वो Q/ε0, Q की जगह हम क्या लिखेंगे, सिग्मा ए एंड ε0। ये दोनों चीजें, दोनों एक ही चीज को बतला रही है और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए 2E सिग्मा A/ε0 ए गया, इसलिए इंटेंसिटी इज इक्वल टू σ/2ε, ये हमारा निकल गया इंटेंसिटी। एक बड़ी वंडरफुल बात आ रही है यहाँ पर, देखो तो इससे पहले जो हम इंटेंसिटी वगैरह निकालते थे वो 1/4πε0 Q/r², ठीक है, ये इंटेंसिटी था, इसका डायरेक्शन ये था। यहाँ पर जो इंटेंसिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी r², मतलब ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा था। कोई चार्ज है, चाहे पॉइंट चार्ज हो, चाहे वो इस तरह से कोई चार्ज ये हो, इसका भी फार्मूला हम देख रहे थे, जो भी फार्मूला आया वो सब फार्मूले पे तुम्हारा ये वाला सिलेंडर का जो फार्मूला निकाला था उस पर भी वो आर पर ही डिपेंड करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज शीट यदि है बेटा, इस तरह से ये चार्ज शीट है ABCD, तुम देख रहे हो इसका फार्मूला आ रहा है σ/2ε0। कहीं पर भी ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है क्या, दोनों तरफ ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो कोई भी चार्ज शीट जो होगी लाइक ABCD, ये दोनों तरफ इस तरह से अपने दोनों तरफ इंटेंसिटी प्रोड्यूस करती है, और यहां पर भी इसकी वैल्यूज आएगी σ/ε0, इधर भी σ/2ε0। दोनों में तुम देखो कहीं पर भी डिस्टेंस नहीं आ रहा है, मतलब ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। मैं यहां पर भी देखूं बेटा तो कितना निकलेगा, इतना, यहां पर भी देखूं तो कितना निकलेगा, इतना, यहां पर भी देखूं तो इतना, यदि इधर देखूं तो भी वो इतना, इस पॉइंट पर देखूं तो भी इतना, इस पॉइंट पर देखूं तो भी इतना, मतलब ये इंटेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, एक समान। अतः यदि एक समान या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको प्रोड्यूस करना है तो तुमको क्या लेना चाहिए, चार्ज शीट। इसमें कहीं भी इस फार्मूले पे जो σ/2ε0 आ रहा है, कहीं पर भी r नहीं आ रहा है, इसका मतलब एवरीवेयर द इंटेंसिटी विल बी द इक्वल और द कांस्टेंट σ/2ε0। इट मींस एनी चार्ज शीट प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।